उर्दू अफ़साने एक काविश है उर्दू ज़बान की बेहतरीन तहरीरें आप तक पहुँचाने का। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आइंदा आने वाले एपिसोड्स और मज़ीद नावलों के बारे में मालूम हो सके। अगर आप अपनी पसंद का कोई नावल सुनना चाहते हैं तो आप इस बारे में मुझे बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप मुझे अपनी पसंद के नावल का नाम बता दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप तक आपकी पसंद को पहुँचा सकूँ। उर्दू अफ़साने के साथ बंधे रहने का शुक्रिया। अब सुनते हैं आपका पसंदीदा नावल। मायनी मुड़वा इश्क, तहरीर नबीला अजीज, किस्त नंबर 2। मैडम किश्वर जहां की रबाब रेस्टोरेंट के लिए एक जिम्मेदार इंचार्ज की जरूरत थी, और वो भी एक मुकर्रर मुद्दत के लिए, क्योंकि इनका पहला इंचार्ज अपनी एक फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मुल्क से बाहर जा रहा था, और जब तक वो वापस ना आ जाता इसकी जगह किसी नए इंचार्ज की जरूरत थी। और इस जरूरत के लिए इन्हें अखबार में इश्तेहार देना पड़ा था, जो इत्तेफाक से आरिफ की नजरों से भी गुजरा था, और इसने पहली फुर्सत में इसे बुला लिया था। जरूरत की इंतहा और नियत की लगन ने ये नौकरी इसके नसीब में रख दी थी। बेशक मैडम ने इसे कुछ अरसे के लिए आर्जी तौर पर ही अपॉइंट किया था, मगर फिलहाल इसके लिए यह भी बहुत था। कम अज कम चंद माह तो रोजगार की सहूलत का सहारा रहता, और फिर इस अरसे में वो कोई और जॉब भी ढूंढ सकता था। वो मैडम किश्वर जहानिया के रेस्टोरेंट इंचार्ज के तौर पर काम कर रहा था, और इसकी एक माह की कारकर्दगी में मैडम को काफ़ी खुशगवार और हैरान कुन तब्दीलियां देखने को मिली थीं। इसने बहुत सी नई चीज़ें मुतारफ़ करवाई थीं, जिनसे रेस्टोरेंट की साख पर अच्छा असर पड़ा था और यंग जनरेशन के लिए दिलचस्पी बढ़ गई थी। अलबत्ता कुछ रूल्स पहले से भी ज़्यादा टाइट कर दिए गए थे, जिनकी तरफ खुद मैडम की भी तवज्जो नहीं थी, मगर अब इनकी आंखें खुल गई थीं और वक्तन फ़वक्तन इसकी तारीफ काफ़ी खुले दिल से करती रहती थीं। लेकिन आज उन्होंने पहली बार इसे अपने ऑफिस में बुला लिया था। इसने वॉल क्लॉक देखा। दिन की 4 बजे का वक्त था, और मैडम ने इसे जल्दी पहुंचने की ताकीद की थी। वो गहरी सांस लेता कुर्सी छोड़कर बाहर निकल आया था, फिर रिसेप्शन पे रुक के अपने मातहत मैनेजर को कुछ हिदायत दी और रेस्टोरेंट से निकल आया था। आधे पौन घंटे में वो मैडम के ऑफिस पहुंच चुका था। वो भी इसी का इंतजार कर रही थी। इत्तला मिलते ही इसे अंदर बुला लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। उन्होंने अपने सामने वाली कुर्सी की सिमत इशारा किया था। काम कैसा जा रहा है? आप खुद चेक कर सकती हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, सब कुछ ठीक है। वो रिलैक्स से अंदाज में जवाब दे रहा था। मुझे कल ही मालूम हुआ है कि तुम्हारे पास ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट की तरफ से ही गाड़ी का इंतजाम करवा दिया गया है। ये लो गाड़ी की चाबी। जब तक तुम ये जॉब करोगी, ये गाड़ी तुम्हारे इस्तेमाल में रहेगी। इसके अलावा तुम्हें एंगेजमेंट की अरेंजमेंट के लिए बुलाया है। दरअसल ये पार्टी काफ़ी जल्दी में तय पाई है, कल शाम तक तमाम अरेंजमेंट होनी चाहिए। उन्होंने इसे चाबी थमाने के बाद असल बात बताई जिसके लिए बुलाया गया था। ये पार्टी किस लेवल तक होगी? मेहमानों की तादाद और अरेंजमेंट की नौयत कैसी होनी चाहिए? एक नॉर्मल एंगेजमेंट है या फिर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे? वो इतने शॉर्ट नोटिस पे परेशान नहीं हुआ था, बल्कि अपने मतलब के सवाल पूछने लगा था। ये रबाब की एक बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट है। वो शायद किसी मैरिज हॉल में अरेंजमेंट करवा लेती, लेकिन मेहमानों की तादाद इतनी नहीं है, इसलिए रबाब ने इसे अपने रेस्टोरेंट में इनवाइट किया, और तमाम एक्सपेंसेस रबाब अफोर्ड करेगी। और इसके अलावा भी लो, वो खुद आ गई है, तुम सारा मसला खुद डिस्कस कर लो। अचानक इनके ऑफिस रूम का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ था। इसकी चूंकि दरवाजे की सिमत थी, इसलिए देख नहीं पाया था। मॉम, आपने अपने इंचार्ज से बात की? इसने छूटते ही पूछा। तुम खुद कर लो। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने सामने बैठे आदमी की तरफ इशारा किया था, और वो जो अपनी उजलत में इस आदमी पे ध्यान ही नहीं दे पाई थी, फौरन इसकी तरफ पलटी थी। मजबूरन वो भी अपनी जगह से खड़ा हो गया था। अस्सलाम वालेकुम। सलाम में पहल करते हुए नजर उठी थी, और वही नजर चौंक भी गई थी। वही माचिस या लाइटर मांगने वाली लड़की। और रबाब ने भी इसे पहचानने में महज 4-5 सेकंड ही लगाए थे। वही सिगरेट ना पीने वाला आदमी। हेलो, इसने आहिस्तगी से कहा था। न जाने क्यों इसको देखकर रबाब कुछ ना कह सकती थी। इतने में मैडम अपने मोबाइल की रिंगटोन सुनते हुए खड़ी हो गई थी और अपना बैग भी उठा लिया था। देखो माई सन, मुझे मिसेस गिलानी के साथ एक वेलफेयर पार्टी में शिरकत करनी है। तुम बैठो और जैसा इंतजाम करवाना है तफसील से खुद ही बता दो। वो रबाब का गाल थपकती हुई इसे भी खुदाफिज कहती चली गई थी, और वो दोनों अजनबी देखते रह गए थे।
फिर वो आहिस्तगी से चलती हुई अपनी माँ की सीट पे जा बैठी थी। अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो हमारे रेस्टोरेंट इंचार्ज मिस्टर हामिद अंसारी थे। फिर आप? वो दानिस्ता अपना सवाल अधूरा छोड़ते हुए एक मुकम्मल इस्तिफार चाह रही थी। वो भी इसके तुम कौन और यहाँ कैसे का सवालिया अंदाज समझ चुका था। मिस्टर हामिद अंसारी को शायद कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर गए हैं और 1.5 माह पहले मैडम ने मुझे इस जॉब के लिए अपॉइंट किया है, इसलिए अब वो भी जवाब अधूरा छोड़ने के बावजूद एक मुकम्मल जवाब दे चुका था। ओह, फिर तो आज आपको मेरी जी हुजूरी करना पड़ेगी। वो इसकी 2 माह पहले वाली बात को दरमियान लाकर जता रही थी। वो भी इसका मतलब समझ चुका था। ये जी हुजूरी नहीं, मेरी जॉब है। जॉब भी तो मेरे मुलाजिम की है और मुलाजिम जी हुजूरी ही तो करता है। वो अपनी अपर क्लास सोसाइटी की तरह गुरूर और तफाखुर में रहने वाली लड़की हरगिज नहीं थी, मगर न जाने क्यों वो आज इस अजनबी के सामने तफाखुर दिखा रही थी। मुलाजिम वो होता है जो मुआवजा लेता है, और मुआवजा देकर जी हुजूरी करवाना कैसा, इसके एतमाद में ज़रा बराबर भी कमी नहीं आई थी। और रबाब जहानिया अंदर से हैरान रह गई थी कि इस रोज़ एक फुटपाथ पे बैठकर इंतहाई मायूस और मुजहमिल से अंदाज में भी इतना ही पुरएतमाद था वो, और आज इसके ऑफिस में इसके सामने मुलाजिम की हैसियत से बैठकर भी इतना ही पुरएतमाद था। अगरचे दोनों मुलाकात की नौयत यकसर मुख्तलिफ थी, और उस रोज़ वो इस किताबें नहीं था जबकि आज वो हर तरह से इस किताबें था। फिर इतनी खुद एतमादी। मैम, मुझे काम बता दें ताकि मैं तैयारी शुरू कर सकूं, वरना देर हो जाएगी। इसे अपना जायजा लेते पाया तो फौरन ही अपना काम कह दिया, और वो भी सर झटक कर मुकम्मल संजीदगी से इसे अपना काम तफसील से बताने लगी थी। थोड़ी देर बाद वो खड़ा हो गया था। सुनो, वो अभी दरवाजे तक पहुंचा ही था कि वो पीछे से पुकारी थी। कहिए। इसने पलट कर देखा। मैं जी हुजूरी की कायल नहीं हूँ। आपकी इस रोज़ वाली बात की वजह से मजाक कर रही थी। आपको बुरा लगा हो तो आई फील सॉरी फॉर दैट। इस दफ़ा हैरान होने की बारी इसकी थी। वो रबाब जहानिया को देखने पर मजबूर हो गया था। जितनी तीखी और घमंडी वो दिखने में नज़र आती थी, अंदर से वो इतनी ही नरम गर्म मिजाज की मालिक थी। क्या आपको ज़्यादा बुरा लगा? वो इसकी खामोशी पर करीब आ गई थी। नो, इट्स ओके। वो मुतवज्जा होते ही हुए फौरन नफ़ी में गर्दन हिलाकर अल्लाह हाफिज कहता चला गया था। अगले रोज शाम 6 बजे वो पार्टी के तमाम अरेंजमेंट देखने के लिए खुद रेस्टोरेंट आ गई थी। तब वो स्टेज की आराइश को कंप्लीट करवाते हुए एक आखिरी और मुतमईन सी निगाह से देख रहा था। फिर पूरे हॉल का जायजा लेने के बाद वापस पलटा तो सामने से आती रबाब जहानिया को देखकर ठहर गया। काम मुकम्मल हो गया? जी बिल्कुल। इसने हाथ के इशारे से इसे हॉल और स्टेज को देखने पर उकसाया था, और वो हकीकतन इतनी अच्छी अरेंजमेंट देखकर खुश भी हुई और मुतमईन भी। किसी चीज़ की कमी हो तो आप अभी बता सकती हैं। अभी 2 घंटे का वक्त है, मजीद बेहतर इंतज़ाम हो सकता है। नहीं, सब कुछ परफेक्ट है। दैट इज़ ग्रेट। इसने बरबला सराहा था और वो रिलैक्स हो गया था। थैंक यू सर। नीचे एक कपल अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहता है। आप प्लीज़। एक वेटर ने इत्तला पहुंचाई थी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, इसने कहकर रबाब की सिमत देखा। ओके मैम, आपसे थोड़ी देर बाद मुलाकात होती है, तब तक मैं नीचे जाकर इंतजामात देख लूँ। वो इजाज़त तलब करने वाले अंदाज में कह रहा था। ओके, आप जा सकते हैं। इसने सर हिला दिया और अपने बैग से गाड़ी की चाबी निकालती हुई खुद भी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी, लेकिन फिर याद आने पर अपने से आगे सीढ़ियां उतरते अपने इस इंचार्ज को पुकारा था। सुनिए। जी कहिए। नाम क्या है आपका? वो इसके सवाल पे पल भर को ठिठका, फिर आहिस्तगी से बताया। सिकंदर रहमान। कहकर वो रुका नहीं और फौरन चला गया था। वो भी बाहर आ गई। अब इसे घर से सबके साथ, फ्रेंड्स के साथ तैयार होकर आना था। खुद मैडम किश्वर जहानिया भी इस हल्की फुल्की तकरीब में शिरकत करने के लिए आ रही थी, और पूरा स्टाफ काफ़ी अलर्ट था, जबकि वो खुद पुरसकून और मुतमईन था। 2 घंटे इसके दीगर मसरूफियात में गुजर गए थे। रफ्ता रफ्ता मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। वो काफ़ी मसरूफ़ था जब आरिफ की कॉल आ गई। खैरियत इस वक्त? हाँ, मैं सुबह गांव जा रहा हूँ, और जब मैं जाऊँगा तब तुम सो रहे होगे, इसलिए पूछ रहा हूँ कि शायद तुमने कोई पैगाम वगैरह भिजवाना हो। अरे हाँ, पैगाम वगैरह तो भिजवाना है, बल्कि बच्चों के कुछ खिलौने और कपड़े भी लेकर रखे हैं, वो भी भेजने हैं। अम्मा जी को रकम की भी ज़रूरत थी। वो रेस्टोरेंट के फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा नीचे ग्राउंड फ्लोर को भी देख रहा था। फिर क्या करना है?
ऐसा करते हैं कि मैं जब वापस आऊंगा सब कुछ निकाल कर टेबल पर रख दूंगा, तुम ले जाना, या फिर तुम मुझे सुबह को ही जगा लेना। दरअसल अलमारी की चाबी मेरी जेब में भी रहती है। ठीक है, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। आरिफ ने अल्लाह हाफिज कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया था। रबाब, वो स्काई ब्लू शर्ट वाला आदमी कौन है? इसके अक़ब से किसी की आवाज़ उभरी थी, मगर इसने मुड़कर देखना मुनासिब नहीं समझा था क्योंकि इस वक्त इसने ही स्काई ब्लू शर्ट पहन रखी थी। हमारा नया इंचार्ज है, वो जवाब देती पास से गुजर गई थी और इसे पता चला कि इस्तस्फार करने वाली लड़की कुकी रबाब जहानिया की बेस्ट फ्रेंड थी, जो बाद में भी एक दो बार सामना होने पर इसे बगौर देखती रही थी, जबकि वो लड़कियों को देखने से खार खाता रहा था। अक्सर इसकी नज़र नीचे ही रहती थी। कहाँ थी तुम? वो सनी तुम्हें पूछ रहा था। वो राहदारी से गुजरकर कंप्यूटर लैब में जाना चाह रही थी जब आयमा अचानक इसके सामने आ गई थी। क्यों? सनी क्यों पूछ रहा था? ये तो तुम इसी से पूछ लो, वो देखो इधर ही आ रहा है। हाय गर्ल्स, इसने करीब आते हुए अपने मखसूस अंदाज में कहा था। आयमा बता रही थी तुम मेरा पूछ रहे थे, कोई काम था? रबाब को कंप्यूटर पे अपनी एक असाइनमेंट मुकम्मल करना थी, इसीलिए जल्दी का मुजाहरा किया था। कुछ काम न्यू सरेआम बताने के भी नहीं होते रबाब डियर, कभी सोचने की जहमत ही कर लिया करो। इसका अंदाज ही नहीं, आज लबो लहजा भी कुछ और तरह का हो रहा था और रबाब को हकीकतन इसका अंदाज बुरा लगा था। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, वो कहकर कंप्यूटर लैब का दरवाज़ा धकेल कर अंदर चली गई थी। आयमा और सनी एक दूसरे को देख कर रह गए थे और फिर वो आयमा के साथ कैफ़े की सिमत मुड़ गया था। 2 घंटे बाद जब वो तमाम काम निपटा कर निकली तो सनी इसी का मुंतज़िर खड़ा था। अब बताओ क्या काम है? अब लंच टाइम हो रहा है, मेरा ख्याल है हमारी बात लंच के दौरान ही हो सकती है। इतनी देर से इंतज़ार कर रहा था, अब तो भूख से बुरा हाल है। देखो सनी, कुकी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इसकी तरफ जाना है। तुम जो कुछ कहना चाहते हो अभी कह दो प्लीज़, इतना सस्पेंस मत फैलाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसने खफगी से कहा। मैं सस्पेंस नहीं फैला रहा, सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मेरे साथ लंच पे चलो, फिर बात करते हैं। सनी भी इब्ने ढीठ था। ये अलग बात थी कि वो रबाब के सगे मामू का बेटा था, यानी कज़न था, लेकिन इतना करीबी और गहरा रिश्ता होने के बावजूद इससे बच के ही रहती थी, क्योंकि वो मिजाज वो रखता था, वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता था। अगर तुम्हारी बात इतनी ही अहम है तो अभी कह दो, और अगर नहीं तो फिर गुड बाय, वो कह के आगे बढ़ गई थी। रबाब रुको तो प्लीज, वो लपक कर इसके सामने आ गया था। मैं लेट हो रही हूँ, वो तेज तेज कदम उठाती अपनी गाड़ी की सिमत बढ़ रही थी। सनी की बात को इग्नोर कर दिया था और सनी इसकी हरकत पर तिलमिला उठा था। इसने अपनी गाड़ी निकालते हुए मैडम किश्वर जहानिया के ऑफिस का रुख किया। आखिर इसे फूफी के सामने शिकायत भी तो करना थी ना, जबकि रबाब पहले ही इसकी ढकी छुपी मानीखेज गुफ्तगू और बेबाक अंदाज से चिढ़ती थी और अब सरेआम इसके लोफराना अंदाज और बेहुदा अंदाज और बयान से नफरत की हद तक खार खाने लगी थी। वो हद से बढ़ने लगा था। राबी बेटा, मेरी बात सुनो, इसे सीढ़ियों की सिमत बढ़ते देखकर मैडम किश्वर जहानिया ने इसे बेसाख्ता पुकार लिया था। अलबत्ता राबी से ही अंदाज़ा हो रहा था कि वो बेहद संजीदा हैं, वरना इसे बहुत प्यार से रबाब ही कहती थीं और इसका ये नाम रबाब काफ़ी फेमस था। रेस्टोरेंट से लेकर कंपनी की तैयार करदा तमाम प्रोडक्ट्स में भी यही नाम इस्तेमाल होता था। करीबी जानने वाले और इसके फ्रेंड्स भी इसे रबाब ही कहते थे। यस मॉम, वो सीढ़ियों की रेलिंग से हाथ हटाते हुए इनके करीब आ गई थी। वो ड्राइंग रूम की इस हिस्से में बैठी थीं जिसकी सीढ़ियाँ ऊपर जाती थीं। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए, इतनी एहतियात क्यों कर रही हैं? तुम जानती हो ना, चंद रोज़ पहले मिसेस गिलानी और मिस्टर गिलानी अपने बेटे का प्रपोजल लेकर आए थे। ऑफ कोर्स जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि मैंने इस प्रपोजल से इनकार कर दिया था, इसने कंधे उचकाए थे। लेकिन बेटा, अब एक और प्रपोजल आया है और यहाँ इनकार और इकरार दोनों ही मुश्किल हैं। खुद सोच में पड़ गई हूँ। वो बेहद संजीदा थीं, बल्कि डिस्टर्ब थीं, मगर अपनी डिस्टर्बेंस जाहिर नहीं होने दे रही थीं। किसका प्रपोजल है? इसे ज़्यादा दिलचस्पी तो नहीं थी, फिर भी पूछ लिया। भाई साहब और भाभी बेगम आए थे सनी के लिए तुम्हारा हाथ मांगने, और जवाब इकरार में चाहते हैं। क्या? सनी के लिए? वो एकदम करंट खा गई थी और ऐसा ही करंट में मैडम किश्वर जहानिया को भी लगा था, लेकिन वो भाई और भाभी के सामने अपने तासुरात छुपा गई थीं और रबाब से बात करने का वक्त ले लिया था।
हाँ, इनका कहना है सनी तुम्हें पसंद करता है और सनी की ख्वाहिश पे ही वो यहाँ आए हैं। कल सनी खुद भी मुझसे मिलने ऑफिस आया था, लेकिन मैं ऑफिस में नहीं थी, इसलिए इसकी मुझसे बात नहीं हुई। लेकिन मॉम, आप सनी के कैरेक्टर को अच्छी तरह जानती हैं। वहाँ अमेरिका में इसने क्या क्या गुल खिलाए हैं, वो हमसे छुपे हुए तो नहीं हैं। और जो कुछ वो यहाँ कर रहा है वो भी हजम कर लेने के काबिल नहीं है। रोज इसकी बाहों में कोई नया चेहरा बिखरा हुआ होता है। और वो चला है मुझसे शादी करने। नो, इट्स इम्पॉसिबल, टोटली इम्पॉसिबल, वो कहती हुई सोफे से खड़ी हो गई थी। पीछे से उन्होंने पुकारा भी था, मगर वो नहीं रुकी। इसने इनकार करना था सो कर दिया था। अब इसकी माँ जानती और मामू जानता। कुकी, मैं इससे शादी करूंगी जो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करेगा, जो सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। वो नस्वानी आवाज पे चौंक गया था और आवाज के ताक़ुब में निगाह दौड़ाई तो रबाब जहानिया अपनी फ्रेंड कुकी के साथ शॉपिंग मॉल के पार्किंग एरिया से निकलती दिखाई दी। इनका रुख शॉपिंग मॉल के अंदरूनी हिस्से की सिम था और वो भी इसी सिम जा रहा था। हो सकता है वो तुमसे मोहब्बत करता ही हो। सनी, मोहब्बत और हवस 3 अलग अलग चीज़ें हैं और इन 3 चीज़ों में सिर्फ 2 चीज़ें इकट्ठी हो सकती हैं, सनी और हवस, क्योंकि मोहब्बत इन दोनों चीज़ों से कोसों दूर है। मोहब्बत सनी के करीब और सनी मोहब्बत के करीब हरगिज़ नहीं आ सकते। वो दोनों बातें करती हुई 3rd फ्लोर पर जाने के लिए बटन पुश करते हुए लिफ्ट में दाखिल हो गई थीं और वो जो इनके पीछे चला आ रहा था इत्मीनान से सीढ़ियाँ तय करता 2nd फ्लोर पर आ गया था। बड़े दिनों बाद शॉपिंग की ज़रूरत पेश आई थी, इसलिए कुछ ख़रीदना होता तो वो इतने महंगे शॉपिंग सेंटर का इंतखाब हरगिज़ ना करता। लेकिन वजह ये थी कि इसकी बहनों भरजाई और माँ को यकीनन कपड़ों की ज़रूरत थी। बेशक पिछले सरमा के कपड़े इस दफ़ा भी इस्तेमाल हो सकते थे, मगर नई चीज़ का शौक़ किसे नहीं होता, अगरचे उन्होंने कोई फरमाइश भी नहीं की थी। लेकिन वो फिर भी घर जाते हुए सबके लिए शॉपिंग करना चाह रहा था और अपनी गुड्डी के लिए खुसूसन शॉपिंग का इरादा था। अलबत्ता काशी और फ़ानी के लिए बैट और बॉल ही ले जाता तो इनकी ईद हो जाती। वो अमरीन और नाजिया के लिए कपड़े निकलवा के देख रहा था जब वो कुकी के साथ शॉप में दाखिल हुई थी और इसकी नज़र बिल्कुल सामने खड़े सिकंदर रहमान पे पड़ी थी। सिकंदर साहब, आप यहाँ? वो करीब आते हुए बेसाख्ता बोली थी, जैसे एक मर्द का लेडीज़ क्लॉथ सेंटर में मौजूद होना कोई अनहोनी या फिर नाकाबिले यकीन बात हो। अस्सलाम वालेकुम। वो अपनी पेट की जेब से वॉलेट निकालते हुए चौंक कर पलटा था और फिर इन दोनों को देखकर सलाम किया था। कैसी हैं आप? वो सेल्समैन को कपड़े पैक करने का इशारा करते हुए दोबारा इसकी सिमत मुतवज्जा हुए हाल अहवाल पूछने की फॉर्मेलिटी निभाने लगा था। आई एम फाइन, लेकिन आप यहाँ कैसे? इसने जनाना मलपूजात की सिमत इशारा किया था। क्यों, क्या मेरे घर में ख़वातीन नहीं हो सकती? इस दफ़ा वो ज़रा दिलचस्पी से बोला था। तो क्या आप शादीशुदा हैं? वो इसके ऑर्डर पे कलरफुल प्रिंटेड गर्म कॉटन के और कुछ रेशमी सूट पीस पैक होते देखकर जो अंदाज़ा लगा सकी थी वही कह दिया। क्या घर में सिर्फ बीवी के लिए ही शॉपिंग हो सकती है? वो उल्टा इससे सवाल कर रहा था। नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रही थी कि कपड़े किसी एजड खातून के नहीं हो सकते। आई मीन आपकी माँ के लिए। बेवजह ही दोनों बहस में पड़ गए थे। माँ और बीवी के अलावा भी कुछ मुक़द्दस रिश्ते होते हैं और इन रिश्तों में बहनों और भरजाई का रिश्ता भी आता है जो माँ जैसा ही रुतबा रखते हैं। इसने रुपए निकाल कर काउंटर पे पेमेंट की और रसीद लेकर बैग थाम लिए थे। ओह, गोया आप अपनी बहनों और भरजाई के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। अमेजिंग। वो सुनकर हकीकतन हैरान हुई थी। इसमें हैरानी वाली क्या बात है? बात है तो सिकंदर साहब, मैंने हमेशा मर्दों को ख़वातीन की शॉपिंग पे घबराते हुए देखा है और दूसरी बात ये कि इनको कुछ ख़रीदने का ढंग नहीं होता और जो ढंग होता है वो सिर्फ बीवी की शॉपिंग के लिए होता है। माँ और बहनों के लिए तो वो। देखिए मैम, मैं एक हकीकत पसंद आदमी हूँ और एक प्रैक्टिकल लाइफ को आगे बढ़ाने के साथ साथ रिश्तों और मोहब्बतों को भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जिसके लिए ये सब ज़रूरी भी है और मेरी खुशी भी। मैं आपकी बात नहीं समझी। इसने उलझन से देखा क्योंकि इसकी फजूल की तकरार से बेजार होने लगी थी। अपने ध्यान में चलते चलते वो शॉप से बाहर आ गए थे और दोनों को ही ख्याल नहीं था कि वो कितने हसास मौजू पे कितनी लापरवाही से बात कर रहे हैं। मेरी बात इतनी मुश्किल भी नहीं है। मैं दरअसल ये कहना चाह रहा था कि मर्द हमेशा घर वालों के लिए मेहनत करता है, रुपए कमाता है और अपनी कमाई अपनी मेहनत अपने घर वालों को ही देता है। लेकिन अगर इसे देने में अच्छा तरीक़ा और अपनी खुशी भी शामिल कर ले तो इस कमाई और मेहनत के नताइज तवक्को से बढ़कर हो सकते हैं।
माहाना रकम माँ बहनों की हथेली पे रख देना ही ज़रूरी नहीं होता। कुछ बातें, कुछ ज़रूरतें रकम और हथेली के अलावा भी बहुत अहम और ज़रूरी होती हैं। लेने वाली हथेली हमेशा रुपए ही नहीं मांगती, कभी कभी यही हथेली प्यार भी चाहती है। इस हथेली पे प्यार भी रखना चाहिए। और वैसे भी माँ और बहनें हमारी ज़ात की तामीर करती हैं। तामीर पहले होती है, तकमील बाद में। इसलिए पहला दर्जा तामीर करने वालों का होता है और दूसरा तकमील करने वालों का। और हाँ, मैं बाकी मर्दों की तरह नखरे करना नहीं जानता। जब घर मेरा है, माँ बहन मेरी हैं, तो फिर इनकी ज़रूरतों को पूरा करना भी में आर और बेजारी कैसी। कोई मोहल्लेदार तो ये काम करने से रहा। खैर, हमारी बात कुछ ज़्यादा तवील ही हो गई है और मुझे भी देर हो रही है। फ़िलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वो अचानक अपनी बात समेटता हुआ शाइस्तगी से कहता चला गया था और वो दोनों मज़ीद हैरान रह गईं। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि कोई मर्द भी ऐसा सोच सकता है। शायद इसलिए कि इनकी सोसाइटी में यही रकम और हथेली वाला काम ही हो रहा था। किसी को खुशी और परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बस अपने मतलब से मतलब था। रबाब ने इनकार कर दिया। सनी के वालिद मोहतरम जाकिर हमीद एकदम जैसे उछल पड़े थे, जबकि किश्वर जहानियां यूं ही संजीदगी से बैठी रही थीं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो यकीन ही नहीं कर रहे थे। ये तो मैं नहीं जानती, अलबत्ता जो कुछ इसने जवाब दिया है मैंने आपको बता दिया। दर हकीकत वो अभी मजीद पढ़ना चाहती है। तो हमने कब पढ़ने से मना किया है? खुद सनी भी तो पढ़ रहा है, वो शादी के बाद भी पढ़ती रहेगी। अब की बार वो लहजे को नरम और शहदागी बनाते हुए बोले थे। लेकिन भाई साहब, सनी और रबाब के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो इन्हें एक साथ नहीं चल सकते। वो अगर शादी नहीं करना चाहती तो मैं इस पे कोई दबाव नहीं डालूंगी। उन्होंने बेहद दो टोक और वाज़े बयान दिया था, जिसे सुनकर जाकिर हमीद का दिमाग एकदम तो जैसे घूम कर रह गया। फिर कंट्रोल करते हुए बात को संभालने की और समझाने की कोशिश की। किश्वर, यहाँ तुम गलत कर रही हो। तुम्हें रबाब को समझाना चाहिए। सनी से पसंद करता है और तुम खुद भी बचपन से सनी को अपना बेटा कहती आई हो, और मैंने भी हमेशा रबाब को हमेशा अपनी बहू की नज़र से ही देखा है। और अब जब फैसले का वक्त आया है तो तुम मुकर रही हो। जाकिर हमीद किसी भी तौर रबाब को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। वो चलती फिरती एक बहुत बड़ी खजाने की कुंजी थी और वो ये कुंजी अपने हाथ में महफूज कर लेना चाहते थे, जिसको महफूज करने का सिर्फ एक ही तरीका था, सनी से शादी। वो खुद भी इसकी दौलत का दीवाना और इसके हुस्न खूबसूरती का शदाई था। बाप को सिर्फ दौलत चाहिए थी, जबकि बेटे को दौलत की बाहों में लिपटा हुस्न भी चाहिए था। लेकिन किश्वर जहानियां उस्तादों की भी उस्ताद थीं। इनके कछार से रबाब जैसा तरने वाला हासिल कर लेना भी आसान नहीं था। वो रबाब जैसे हीरे की हिफाजत नागिन की तरह करती थीं। इन्हें अपनी बेटी के अलावा किसी की परवाह नहीं थी। दूसरों का एहसास इन्हें ज़रा कम ही होता था। मैं सनी को अपना बेटा समझती नहीं थी, बल्कि अब भी समझती हूँ, और मैंने हकीकत दोनों की शादी का सोचा भी था, मगर जो गुल वो अब तक खिला चुका है वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। वो मेरी रबाब जैसी लड़की डिजर्व नहीं करता। इसे इस जैसी ही लड़की मिलनी चाहिए, फ्लर्टी और करप्ट। इतनी सख्त बात भी वो इतने नरम मीठे अंदाज में कहती कि सामने वाला दांत कचकचा कर रह जाता था। कैसी बातें करती हो? इस उम्र में कौन अय्याशी नहीं करता? मर्द तो मर्द, आजकल तो औरतें भी इस काम में पीछे नहीं हैं। लड़की और लड़का बाहों में बाहें डाले घूम फिर रहे हैं। होटल्स और क्लब्स भरे पड़े हैं आजकल की नस्ल की अय्याशियों से। लेकिन भाई साहब, आप शायद भूल रहे हैं कि मेरी रबाब ऐसी नहीं है। इनके लहजे में यकीन और फख्र था। तुम ये कैसे कह सकती हो? तुम कौन सा हर वक्त इसके साथ होती हो? इनका लहजा आग और बात गोली की तरह मैडम किश्वर जहानिया के दिल को फना कर गई थी। चेहरा सुर्ख हो गया था। मैं इसलिए ऐसा कह सकती हूँ कि मैं इसकी माँ हूँ। बेशक मैं इसके साथ नहीं होती, मगर मेरा एतबार, मेरा यकीन इसके साथ होता है। वो जिस बाप की औलाद है वो बदकिरदार नहीं था। बदकिरदारी सिर्फ आपकी जात का हिस्सा है, और ये बदकिरदारी मैं अपने घर में दाखिल नहीं होने दूंगी। और आज के बाद मैंने आपके मुंह से अपनी बेटी के लिए ऐसा वैसा लफ्ज भी सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेशक आप मेरी माँ की औलाद हैं, लेकिन माँ की औलाद का अपनी औलाद के लिए कोई अच्छा बुरा फैसला कोई जोर जबरदस्ती में हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप जानते हैं मुझे सिर्फ कहना ही नहीं करना भी आता है।
बेहद नर्म और मीठा बोलने वाली किश्वर जहानियां गुस्से में तप कर लोहे की तरह दहक उठी थीं और उंगली उठाती हुई इन्हें एक एक बात याद करवाई थी। रबाब मेरी भांजी है, मुझे अपनी दोनों बेटियों की तरह अजीज है। मैं इसके बारे में कुछ गलत क्यों बोलूंगा? मैं तो सिर्फ बात बराए बात कह रहा था कि आजकल की नस्ल पे कैसा एतबार और एतमाद ये लड़के लड़कियां क्या नहीं कर लेते। बड़ी से बड़ी हद पार कर जाना भी इनके लिए मजाक और दोस्ती बन चुका है। अब यही देख लो, यूनिवर्सिटी में रबाब के ग्रुप में कितने लड़के हैं, दोस्ती के नाम पे कुछ भी कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ अगर सनी करता है तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। ये सब कुछ तो महज इंजॉयमेंट के लिए करते हैं, वरना प्यार और मोहब्बत तो मियाँ बीवी में ही होता है। और रबाब भी सनी की बीवी नहीं। किश्वर जहानिया ने बात काटकर जुमला मुकम्मल किया था। आप यहाँ से जा सकते हैं, मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं, मुझे इनको टाइम देना है और मैं थोड़ी देर फ्रेश होना चाहती हूँ। प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा। उन्होंने एकदम सोफे से उठते हुए बात ही का ख़त्म कर डाली थी और इनको बाहर का यानी कि अब दफा हो जाने का रास्ता दिखा दिया था। जाकिर हमीद के चेहरे पे तमाचा पड़ा था, मगर इस तमाचे की जलन को दबाते हुए फिर भी अपनी कोशिश से बाज नहीं आए थे। फुर्सत से बैठकर सोचना, इस शहर में हमारे सिवा तुम्हारा कोई अपना नहीं है और बेटी किसी गैर के हाथ में मत देना। गैर मारते हैं तो छांव में नहीं डालते, वो कह के चले गए थे। किश्वर जहानियां दांत पीस कर रह गई थीं। जब मार ही देते हैं तो फिर अपना कौन और पराया कौन। मरने के बाद धूप और छांव की फिक्र से इंसान वैसे ही आज़ाद हो जाता है, फिर किसी अपने का एहसान लेने का फ़ायदा। और वैसे भी जो मेरी जड़ें काटने के दर पे हों, मुझे ऐसे अपने हरगिज नहीं चाहिए। उन्होंने नफरत से सोचकर सर झटका था। छोटी सी पक्की सड़क शुरू हुई तो सड़क के दोनों साइडों पर लगे दरख्तों की छांव भी शुरू हो गई थी। माहौल में खुनकी के बावजूद इसने अपनी साइड का शीशा नीचे कर लिया था। दरख्तों की झुंड से परिंदों की पुरशोर चीखो पुकार गाड़ी ड्राइव करने के बावजूद इसकी समातों को बहुत भली लगी थी। वो 3 महीनों बाद पहली बार गांव आया था और गाड़ी अपनी गांव की सिम जाने वाली सड़क पे डालते हुए इसे एकदम सुकून का एहसास हुआ था, यूं जैसे वो किसी मोहब्बत और अपनाइयत भरी राह पर गुजर पे आ गया हो। मूड खुद बखुश बशाश होने लगा था। गाड़ी की साइड से कभी कोई तांगा गुजर रहा था और कभी चंगची रक्षा, और इन तांगों और रक्षों में बैठे लोग जवान जो इनकी जान पहचान वाले थे, इस गाड़ी में देखकर आंखें फैला फैला कर हैरान हो रहे थे। एक दो ने तो बाकायदा हाथ हिलाकर इशारे से पूछा भी था और वो कोई जवाब नहीं दे सका था। वो हमेशा या तो अपने गांव का सफ़र पैदल तय करता या कभी कभार तांगे को जहमत देनी पड़ जाती थी। गाड़ी का सफ़र पहली मर्तबा हो रहा था। हैरान तो सबको होना था। अड्डे से अपने गांव तक वो 2 किलोमीटर का रास्ता इसने बड़ी बेध्यानी में तय किया था। गाड़ी की स्पीड काफ़ी कम थी, इसीलिए इसे चंद मिनट का रास्ता भी तवील लगा था। गांव की हुदूद शुरू होते ही एक और सड़क शुरू होती थी जो गांव और में दाखिल होने के लिए माउन साबित होती थी, मगर अफसोस ये सड़क कच्ची और नाहमवार थी। बल्कि गांव की कुछ गलियों का भी यही हाल था, क्योंकि इस सड़क और गलियों की तामीर करने के लिए मिलने वाली ग्रांट अक्सर नाजिम और नायब नाजिम मिलकर हजम कर जाते थे और रिकॉर्ड लग जाता कि गलियां और सड़क तामीर हो गई हैं, जबकि गांव के लोग कच्ची नालियों, टूटी फूटी सड़कों और गलियों की तामीर होने के इंतज़ार में ही रह जाते। हर साल कोई ठेकेदार गलियों का जायज़ा लेने आता और हमेशा के लिए जायज़ा लेकर चला जाता था, मगर हाल अभी तक वही था। वो कच्ची सड़क पर गाड़ी डालते हुए अपने हवासों में लौट आया था। कुछ देर बाद वो हर खड्डे पे जंप लेने के बाद अपने घर के दरवाजे पे गाड़ी रोककर हॉर्न दे रहा था। बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा अम्मा ही ने खोला था और इसे गाड़ी में देखकर हैरान रह गई थी। इनकी हैरानी दूर करने के लिए वो गाड़ी से उतर कर आया था। अस्सलामु अलैकुम अम्मा, इसने इनके सामने झुकते हुए सलाम किया तो उन्होंने भीगी आंखों से देखकर इसे सीने से लगा लिया। माँ सदके जाए मेरा पुत्र, कितने दिनों बाद आया है। वो इसकी पेशानी पर और बाल चूमते हुए इसके कंधों पे भी हाथ फेर रही थीं।
चाचू, काशी और फानी इसे देखकर खुशी से चीख उठे थे। इसने बेइख्तियार दोनों को झुककर लिपटा लिया था। कैसे हो मेरी जान? इन्हें प्यार करते हुए वो नरमी से पूछ रहा था। एकदम शहजादे हैं चाचू, आपकी तरह, फानी ने सीना तान के कहा और वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया था। तो फिर जल्दी से दोनों दरवाज़ा खोलो, मैं गाड़ी अंदर ले आऊं। बाहर बच्चे गली गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, कहीं कोई नुकसान ना कर डालें। इसने दोनों को थपका और वो दोनों तेज़ी से दरवाजे के बड़े बड़े लकड़ी के पट घर की दीवारों तक वाह करते चले गए थे और वो पलट कर गाड़ी के अंदर आया था। गुड्डी अभी सो रही थी, इसलिए इसकी चहकार सुनाई नहीं दी थी। नाजिया, अमरीन और भरजाई तीनों इसके करीब आ गई थीं। इसे इतने दिनों बाद देखकर सभी बहुत खुश थे, लेकिन सिर्फ भरजाई की पलकें नम थीं। भरजाई, मैं इतने दिनों बाद आप लोगों को खुश देखने के लिए आया हूँ, ये आंसू देखने नहीं आया। इसने बहुत अकीदत और मोहब्बत से अपना बाजू भरजाई के कंधों के गिर्द फैला दिया था और दूसरे हाथ से इनका सर थपका था। अगरचा वो इनसे छोटा था, मगर हालात ने अपनी उम्र से बहुत आगे बढ़ा कर डाला था। वो जब्त करते हुए भी जब्त नहीं कर सकी थीं। वो इसके बाजू से सर टिका कर रो पड़ी थीं। वो इसकी मौजूदा कैफियत और दुख अच्छी तरह समझ सकता था। वो जानता था कि वो इसकी आमद पे रो रही हैं, क्योंकि जब पहले वो शहर से घर आता था, हैदर भाई भरजाई के शौहर इसे देखते ही एक जानदार सा नारा लगाते थे, ओए आया मेरा जवान, मेरा शहजादा। वो फिर अपने बाजू फैला देते थे और इतने ज़ोर से इसे सीने से लगाते कि भरजाई मजाक उड़ाने लगती कि इतनी ज़ोर से तो कोई किसी लड़की को भी सीने से नहीं लगाता होगा जितने ज़ोर से वो सिकंदर को सीने लगाते हैं। और कभी कभी वो हैदर भाई से नज़र बचा के बदला चुका लेता था। आप क्यों जेलस होती हैं? आपको इतने ज़ोर से सीने से नहीं लगाते क्या? और वो शर्मा के रह जाती थीं और वो जो चीज़ हाथ में होती वो सिकंदर की सिम दे मारती थी, मगर वो हर बार बच जाता था और हर बार हैदर भाई बीच में आ जाते थे। लेकिन आज सब कुछ वीरान था। सब शरारतें, सब खुशियाँ, सब खिलखिलाहटें, सब एक इंसान के साथ मर गई थी। सब घर वालों को एहसास होता था कि जैसे इनके दिल दफन हो गए हों। लेकिन इस सब से हट के भरजाई का दिल ही नहीं, दुनिया भी दफन हो गई थी। फिर भी वो ज़िंदगी का बोझ कंधों पे उठाए हुए थी, महज अपने बच्चों के लिए, इनकी ज़िंदगियों की खातिर वो इन सब के साथ अंदर आ गया था। गुड्डी कहाँ है? सो रही है। अब तबीयत कैसी है? ठीक रहती है? और ये दोनों? अब तुम आ गए हो तो खुद देख लो, नाक में दम कर देते हैं ये दोनों। नहीं चाचू, अम्मी गलत कह रही हैं, नाक में दम नहीं होती, दम तो पीछे होती है, काशी ने तेजी से कहा था। और वो सब कुछ भी कहने की बजाय हंस पड़े थे। सिकंदर ने इसे हल्की सी चपत रसीद की थी। फिर गुड्डी बेदार हुई तो खुशी से चीख चीख कर घर सर पे उठा लिया था और वो इसे गोद में उठा चुका था। अम्मा, सिकंदर को शॉपिंग करने की काफ़ी प्रैक्टिस लगती है, सुघड़ हो गया है, इसके हाथ पीले कर देते हैं। भरजाई ने इसकी लाई हुई चीज़ों को देखते हुए जानबूझकर छेड़ा था। वो तीनों बच्चों को लेकर अभी अभी घर में दाखिल हुआ था। आप ये मेहरबानी अभी ना ही करें तो अच्छा है, जब मुझे अपने हाथ पीले करवाने होंगे मैं आपको बता दूंगा। इसने गुड्डी को अपनी बाहों से नीचे उतार दिया। तुम्हारी मैडम कैसी हैं? भरजाई आज माहौल की अफसरदगी दूर करने का सोचे हुए थीं। लाहौल वला कुव्वत, वो मेरी अम्मा की उम्र की हैं या फिर चंद साल छोटी होंगी। एक जवान जहान बेटी की माँ हैं। इसने घबरा के कानों को हाथ लगाया था। हैं जवान जहान बेटी? इन्हें खुशी हुई। इसने हैरत से भरजाई को देखा कि कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। आप ठीक तो हैं? इसकी तशवीश पे अम्मा हंसते हुए उठ गई थीं। मैं तो ठीक हूँ, तुम ये बताओ, मैडम की जवान जहान बेटी देखने में कैसी है? यकीनन खूबसूरत होगी, नक्चड़ी सी। हाँ ये तो है, इसने एतराफ़ किया। कभी तुमसे मिली? हाँ कई बार। बातें भी की होंगी? ऑफ कोर्स। और कुछ कहा इसने? भरजाई का लफ्ज़ ज़रा लंबा खींच कर के दबा के बोला था और वो जवाबन हंस पड़ी थी। ऐसा ही कुछ अमरीन और नाजिया ने भी कहा था और वो औरतों की खुशफहमियों पर सर झटक कर रह गया था और वो इसी सोच में गुम था कि आरिफ ने दरवाज़ा बजाया और वो उठ के बाहर की तरफ चला आया था। खैरियत है ना? हाँ मैं सुबह शहर जा रहा हूँ। आरिफ कुछ संजीदा लग रहा था। क्यों?
तुम तो शायद एक हफ्ते की छुट्टी पर आए थे। हाँ, लेकिन ऑफिस की तरफ से कॉल आई है, मेरा ट्रांसफ़र इस्लामाबाद ब्रांच में हो रहा है। परसों मुझे इस्लामाबाद जाना होगा। लेकिन यूं अचानक ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है? वो खुद भी आरिफ के ट्रांसफ़र का सुनकर परेशान हो गया था। अचानक नहीं हुआ मेरा ट्रांसफ़र, 6 माह पहले ही हो रहा था, मगर मैंने ये ऑर्डर रुकवा दिए थे। लेकिन अब तो जाना ही पड़ेगा। बहरहाल 1.5 साल का एग्रीमेंट है, बाद में तुम्हारी वापसी तुम्हारे पास ही आ जाऊंगा। अब तो तुम भी एडजस्ट हो ही गए हो, यकीनन तुम्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वैसे भी फ़ोन पे तो तुमसे रब्ता रहेगा ही, आरिफ इसे तसल्ली दे रहा था। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन वो शहर ही क्या जिसमें अपना कोई यार ना हो। सिकंदर बेदिल सा हो गया था और आरिफ मुस्कुरा उठा था। इसीलिए कहता हूँ यार, एक नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 या 3 तो होने चाहिए। एक बिछड़ जाए तो दूसरे के सामने बंदा इस जुदाई पे रो ही ले। अब तुम भी एक और यार बनाने की कोशिश करो, नहीं तो हमें कहोगे हमने बनाने नहीं दिया। आरिफ के लहजे में ज़ुमानी शरारत थी। सिकंदर ने नज़र उठा के इसे घूरा। ये कोशिशें तुम अपने लिए ही करो तो बेहतर होगा। वो उठकर दरवाजे में खड़ी अम्मा के हाथ से चाय का कप लेकर इसके सामने मेज़ पे रखते हुए बोला था। इसके तंज पे आरिफ यकदम हंस पड़ा था। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। खैर, तुम कब जा रहे हो? मैं भी सुबह ही जाऊंगा। अगर तुम्हें जल्दी नहीं तो फिर मेरे साथ ही चलना। 8-9 बजे घर से निकल चलेंगे। गाड़ी भी है पास, आसानी रहेगी। ठीक है, फिर साथ ही चलेंगे। वो इससे हाथ मिलाकर अल्लाह हाफिज कहकर चला गया था और वो बैठक से सहन में आ गया था। जाकिर हमीद और सनी ने हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी, मगर रबाब का इनकार इकरार में नहीं बदला था। इस पे एक और मुसीबत के किश्वर जहानियां भी बेटी की रजामंदी में राजी थीं। लेकिन जाकिर हमीद की बीवी, बेटियां और बेटा तलमिला रहे थे। किश्वर जहानियां जब बेवा हुई थीं तो तब रबाब 7 साल की थी और ख़ुद किश्वर जहानियां भी जवान जहान थीं। शौहर कारोबार की काफ़ी मजबूत बुनियाद छोड़ गया था और वो अपने दुख से निढाल थीं जब जाकिर हमीद ने ख़जाने की दुनिया अपने कब्ज़े में करने के लिए मदद और हमदर्दी में इनके शौहर का कारोबार संभालना शुरू कर दिया था। मगर बहुत ही कम अरसे में इन्हें कहीं गलती का एहसास हुआ था और वैसे भी अमेरिका जैसे फास्ट मुल्क में रहकर वो कितनी देर तक शौहर का सोग मना सकती थीं। चुनाचा बहुत जल्द वो खुद शौहर की सीट पे आ गईं। अगरचे जाकिर हमीद ने अपनी हद देने की बहुत ऑफर की, मगर किश्वर जहानिया का एक ही जवाब था कि वो संभल चुकी हैं और सब संभाल सकती हैं। इस तरह जाकिर हमीद इनके बिजनेस से हट गए थे, लेकिन दिल में बहन के लिए गुस्सा और नफरत लेकर फिर जैसे जैसे वो कारोबार फैलाती गईं, इनके सीने पे सांप लौटने लगे थे। जिस दौलत के ख्वाब वो देखते थे वो दौलत किश्वर जहानियां बैंकों में जमा करती जा रही थीं और हर चीज़ पे एक ही मोहर थी, रबाब जहानियां। रफ्ता रफ्ता इनकी बीवी ने इनको अक्ल दिलाई कि रबाब नाम का सिग्नेचर आपके हाथ में आ जाए तो आप बड़े से बड़ा चेक कैश करवा सकते हैं। तब इनकी सारी तवज्जो सनी की तरफ मबजूल हो गई थी, जिसके लिए वो ये चेक और सिग्नेचर हासिल करना चाहते थे। सनी इनका मतलब समझ गया था, मगर अपनी फितरत पे काबू नहीं पा सका था। लड़कियां इसकी कमज़ोरी थीं और एहतियात के बावजूद रबाब हर बार इसे लड़कियों के साथ देख लेती थी। आखिर एक रोज़ किश्वर जहानिया ने बिजनेस वाइंड अप करके पाकिस्तान जाने का फ़ैसला कर लिया और जाकिर हमीद हक्का बक्का रह गए थे। इन्हें इस फैसले से रोका भी था, लेकिन वो फैसला कर चुकी थी, इसलिए रुकना नामुमकिन था। सो अपने लालच में जाकिर हमीद भी इनके साथ ही पाकिस्तान आ गए थे। इनको डर था कि रबाब को कोई और न ले ओढ़े, जबकि रबाब ने कभी सनी के बारे में सोचना भी गवारा नहीं किया था। और आजकल जब इन्हें पता चला कि रबाब के लिए 2-3 प्रपोजल आ चुके हैं तो वो भी अपना प्रपोजल लेकर पहुंच गए थे। लेकिन वहां से कोरा जवाब मिलते ही इनकी खब्बीस और लालची फितरत उरूज पे चली गई थी। उन्होंने सनी को बुलाकर इसे एक काम सौंपा था और सनी इस काम को सुनकर बहुत खुश हुआ था। आंखों में चमक आ गई थी। आज सारे ग्रुप ने एक साथ इसके घर पे हल्ला बोल दिया था और वो सबको देखकर बहुत खुश हुई थी। लगता है जंग का मिशन लेकर निकले हो तुम सब, इसने रिमोट से टीवी ऑफ करते हुए पूछा था। जंग का नहीं, इंजॉयमेंट का मिशन लेकर निकले हैं। तुम भी तैयार हो जाओ, उठो, देर हो रही है। आयमा ने इसके हाथ से रिमोट लेकर साइड पे रखा और बाजू से पकड़कर उठाया था।
कहाँ जाना है? इसने इस्तफसार किया था। पहले सड़कों पर आवारागर्दी करनी है, फिर पीसी चलेंगे। मुंह का जायका बदल जाएगा। इतने दिन हो गए हैं बाहर का खाना खाए हुए। नताशा ने लापरवाही से जवाब दिया था। कुकी कहाँ है? वो अपने मॉम डैड के साथ कहीं बाहर गई हुई है, इसलिए इतने दिनों से बोरियत हो रही है। हम सब ने इकट्ठे मिलकर बैठकर हल्ला गुल्ला करना है छोड़ दिया है, और अब तुम भी मजीद तंग ना करो, उठो जलते हैं। आयमा ने तेजी से कहा था। वकास, आदि, जिब्रान और अलवीना ने भी तायीद की थी। मजबूरन इसे हामी भरना पड़ी, लेकिन रेस्टोरेंट के इंतखाब पे वो भी अड़ गई थी। तुम लोग मेरे रेस्टोरेंट चलोगे? नेवर। आयमा ने फौरन सख्ती से इनकार किया था। क्यों? बस रोज रोज जाना अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? मैं खुद लेके जा रही हूँ। मगर हम इंजॉय करने निकले हैं, तो मैं कब रोक रही हूँ? लेकिन रबाब, अगर मेरे साथ चलना है तो ठीक, वरना मैं घर जा रही हूँ। वो भी जिद में आ गई थी और मजबूरन इन लोगों को हार मानना पड़ी थी। फिर थोड़ी देर बाद 7 अफराद पे मुश्तमिल ये ग्रुप रबाब रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ था और इंतज़ामिया को एक भरपूर डिनर अरेंज करने का ऑर्डर मिला था। वो ईशा की नमाज पढ़कर अपने ऑफिस रूम में जाए नमाज पे बैठा दुआ मांग रहा था जब वो ग्लास डोर धकेल कर बड़े इस्तेहाक से अंदर दाखिल हुई थी और कदम दरवाजे के करीब ही थम गए थे और दिल की धड़कनें भी थम गई थीं। वो सर पे टोपी पहने दोनों हाथ उठाए दुआ मांग रहा था और जिस अंदाज से वो बैठा हुआ था, पाँव के तलवे नजर आ रहे थे। करीब ही जूतों में मोजे ठूंस के रखे हुए थे। रबाब चाहते हुए भी वापस ना पलट सकी और वो हाथ चेहरे पे फेरते हुए जाए नमाज समेट कर इसके करीब आ गया और हमेशा की तरह सलाम में पहल की थी। कोई काम था आपको? इसने संजीदगी से पूछा। नहीं, वो चौंक कर कहती वापस पलट आई थी। अब इससे क्या कहती कि इसकी दोस्त ड्रिंक करना चाह रहे हैं, जबकि होटल के रूल्स के मुताबिक इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी और वो इसी के मुतालिक पूछने आई थी। लेकिन जब वो फारिग होकर रेस्टोरेंट के तीनों फ्लोर्स का राउंड लेने निकला तो सेकंड फ्लोर पे आके ठिठक गया था। एक आला ब्रांड की शराब की बोतल का ढक्कन एक वीआईपी कैबिन के दरवाजे के करीब गिरा हुआ नजर आया था। इसने चौंक कर हाथ के इशारे से जूनियर मैनेजर को पास बुलाया था जो रिसेप्शन पे खड़ा हुआ था। ये कैबिन किसने रिजर्व करवाया है? इनके कुछ दोस्त भी साथ थे। सर, मैडम रबाब ने करवाया है। इनके कुछ दोस्त भी साथ हैं। मैडम का लफ्ज़ सुनते ही इसके माथे पर सिलवटें पड़ गई थीं। 2 मिनट के लिए इनको बाहर बुलाओ, इसने मैनेजर को हुक्म दिया और अगले चंद सेकंड्स में वो इसके रूबरू खड़ी थी। अगर आपको अपने फ्रेंड्स को अय्याशी का मौका देना ही था तो किसी और जगह का इंतखाब कर लेती। अपने रेस्टोरेंट की रेपुटेशन ख़राब करने को किसने कहा था? वो अच्छा खासा बरहम हो रहा था। आई एम सॉरी, मैंने इन लोगों को मना भी किया था, मगर मेरे आने से पहले ही वो ड्रिंक कर चुके थे। मैम, वो कर नहीं चुके थे, बल्कि अभी भी कर रहे हैं। इसने अध खुले दरवाजे से नज़र आते हुए अंदरूनी मंजर की सिमत इशारा किया था, जहां आदि नई बोतल का ढक्कन खोलते हुए खुद से लेने के बाद नताशा के मुंह से लगा रहा था। रबाब की नज़र झुक गई थी। वो कितनी ही मॉडर्न सही, लेकिन खुद इन हरकतों से कोसों दूर थी। अलबत्ता दोस्तों को रोकना भी चाहती तो नहीं रोक सकती थी। अब जब ये लोग इस हालत में यहाँ से जाएंगे तो इनको देखने वाले क्या नतीजा अख्ज़ करेंगे? यही ना कि रबाब रेस्टोरेंट अय्याशी का अड्डा है। यहाँ सिर्फ शरीफ लोगों का आना माहौल है। यहाँ शराब और शबाब का कारोबार हो रहा है। वो तल्ख हो गया था। गुस्सा इसके चेहरे से वाज़े नज़र आ रहा था। मैंने कहा आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो लोग यहाँ आकर ये सब करेंगे। मैम, आपको पता होना चाहिए था। आपकी क्लास के लड़के लड़कियां जब इस तरह रात के 12 बजे 1 बजे घर से निकलकर सड़कों का रुख करते हैं तो अच्छे और नेक इरादे लेकर हरगिज़ नहीं निकलते। और आपको यहाँ आने से पहले ये सोचना चाहिए था कि ये एक रेस्टोरेंट है, क्लब नहीं। बेशक आप मालिक हैं, लेकिन फ़िलहाल जिम्मेदारी मुझ पे है। हर बात के लिए मुझे जवाबदा होना पड़ेगा, क्योंकि मैडम जहानिया का मुलाजिम मैं हूँ, आप नहीं। इसे समझ नहीं आ रहा था कि रबाब समेत इन लोगों को उठाकर कहाँ फेंक दे जो इसकी जॉब के दुश्मन हो गए थे। इसका लाल भब्बू चेहरा देख रही थी। थोड़ी देर पहले वो कितना नर्म और दिलकश लग रहा था और अब एकदम अंगारा बना चिंगारियां छोड़ रहा था। एक्सट्रीमली सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बहरहाल ये लोग जब तक रश कम नहीं हो जाता यहाँ से नहीं जा सकते। इनको इधर ही रहना होगा। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर कस्टमर्स से भरे हुए हैं, लिहाजा आप फ़िलहाल वापस जाने का इरादा मत कीजिएगा।
ओके, ऐसा ही होगा, वो कह के अंदर चली गई थी। आमा ने इसे भी डिनर ड्रिंक ऑफर की, मगर इसका मूड ऑफ हो चुका था। अपने सामने रखे फ्रेश जूस का ग्लास उठा लिया था। आमा इसकी एहतियात बरतने पे मुस्कुराई और आदि ने आंख दबाते हुए आमा का हाथ चूम लिया। अलबत्ता गले का हार नताशा बनी हुई थी और अलवीना वक्कास और जिब्रान की दिल लुभा रही थी, लेकिन रबाब के जहन में इसकी डांट गूंज रही थी। रात 2:30 का वक्त था जब वो लोग आगे पीछे रेस्टोरेंट से निकलते चले गए थे, लेकिन रबाब का सर इस कदर भारी और आंखें इतनी बोझल हो रही थीं कि सीढ़ियां उतरते हुए एकदम पांव फिसल गया था। वो यकीनन सीढ़ियों से स्लाइड लेती, फर्श पे जा गिरती अगर अचानक इसकी पीछे सीढ़ियां उतरता सिकंदर इसे दबोच ना लेता। लेकिन फिर भी इसका सैंडल पांव से निकलकर नीचे जा गिरा था। इसने इसे बगौर देखा तो इसकी हालत मशकूक नजर आई थी। दूसरों को मना करने वाली, दिल में नागवारी की लहर उठी थी। वो इसे कदमों पर खड़ा रहने का होश दिलाया था, मगर वो अपना होश गंवाए हुए थी। मजबूरन वो इसे अपने साथ सीढ़ियां उतार लाया था और इसका सैंडल उठाकर इसके हवाले कर दिया था और वो यूं ही गिरती पड़ती बाहर निकल आई थी। ग्लास डोर से इसकी सीढ़ियों के छोटे से सतून के साथ लड़खड़ा कर सहारा लेते हुए देखा तो वो बेख्तियार बाहर निकल आया था, मगर वो इसके पहुंचने से पहले ज़मीन पर लुढ़क चुकी थी। इसने तेज़ी से इसे संभाला कि कहीं चकने फर्श की वजह से चोट ना आ गई हो। सिक्योरिटी गार्ड भी लपक के करीब आया था। सर, मैम ठीक तो हैं? वो तशवीश से पूछ रहा था। ठीक होती तो यहाँ होती, इसने नागवारी से कहा तो इसका चेहरा थपका था। पानी? इतनी सर्दी के बावजूद इसे प्यास का एहसास हो रहा था। जाओ पानी लेकर आओ, इसने पलट कर गार्ड को कहा। वो फौरन पानी ले आया था, जबकि वो इस सतून से टेक लगाए बैठी थी। पानी पी लीजिए, इसने ग्लास सामने किया। वो पलके मूंदे हुए थी। मैम, पानी पी लीजिए, इसने ना चाहते हुए भी इसका कंधा थाम के हिलाया, लेकिन वो इस हद तक गाफिल थी कि हाथ बढ़ा के पानी का ग्लास नहीं थाम सकती थी। वो इसे सहारा देकर पछता रहा था। वो काम करना पड़ेगा जो वो सोच भी नहीं सकता था। ग्लास इसके होठों से लगाया तो इसने एक घूंट लिया और पलकें उठा के इसे देखा। आंखें नशे के बोझ से गुलाबी पड़ गई थीं। ग्लास होठों से लगा होने के बावजूद बोझल शरबती आंखों से इसे देख रही थी। फिर अचानक ग्लास होठों से हटाया, मगर पानी छलक कर इसकी गर्दन और शर्ट के गिरेबान भिगो गया और वो दोबारा बेसुध हो गई थी। बिलाखिर इसने मैडम किश्वर जहानिया का पर्सनल नंबर डायल किया था। आप इस वक्त यहाँ आ सकती हैं? क्यों, क्या हुआ है? मैडम रबाब इस वक्त नशे की हालत में रेस्टोरेंट के बाहर बेहोश पड़ी है। मेरे ड्यूटी आवर्स ख़त्म हो चुके हैं, आप आकर इन्हें संभाल सकती हैं। रबाब नशे में? वो एकदम शॉक्ड रह गई थी। जी, इस वक्त वो मुकम्मल नशे में है। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? इनको यकीन नहीं आया था। आप आ जाएं क्योंकि ये हो चुका है, मुझे ऑफ भी करना है। रुको सिकंदर, होटल से तो तुम पहले ही ऑफ हो चुके हो, यकीनन घर जा रहे होगे। प्लीज़ तुम रबाब को घर ले आओ। अब अगर मैं खुद आऊँ या ड्राइवर को भेजूँ तो 1 घंटा सफ़र में ज़ाया हो जाएगा। लेकिन मैडम, मुझे अपने फ्लैट इसे ड्रॉप करने में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा। प्लीज़ इसे ले आओ, मेरा तो दिमाग माफ हो रहा है। उन्होंने बड़ी आसानी से वो तोक इसके गले में डालकर फ़ोन बंद कर दिया था और वो एक हाथ से इसकी सिल्वर कलर की सैंडल उठाए, दूसरे बाजू को इससे इसका सहारा देते हुए पार्किंग तक ले आया था। इसे मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अचानक ही गाड़ियों की साइड से निकलकर कोई इसके सामने आया था। आप कौन? मैं इसका कज़न हूँ, इसे ही ढूंढता हुआ आया हूँ, लाओ इधर। वो मज़ीद आगे बढ़ा था। आपके पास क्या प्रूफ है कि आप इनके कज़न हैं? इसने सख्ती से कहा। क्या ये प्रूफ काफ़ी नहीं कि मैं कह रहा हूँ रबाब का होने वाले शौहर पिछले 10 घंटों से कहाँ थे? मेरे साथ ज़्यादा बकवास मत करो, इसे मेरे हवाले कर दो। सनी बदतमीजी और बेहूदगी पे उतर आया था और ये दोनों चीज़ें सिकंदर जैसे आदमी को गुस्सा दिला जाती थीं। इसने सैंडल्स गाड़ी की छत पे रखते हुए अपने मजबूत हाथ का मुक्का घुमा के इसकी नाक पे दे मारा था और सनी चकरा के रह गया था। इसने पलट कर तेज़ी से लॉक खोला और रबाब को अंदर डाल दिया था। इसके सैंडल्स अंदर फेंके और ख़ुद दरवाज़ा इंतहाई ज़ोर से बंद किया था। इसे मुक्का भी इसने इसीलिए मारा था कि इसने खाली हाथ होने की मोहलत मिल जाए। वो घूम कर अपनी साइड पे आया कि सनी पे झपट पड़ा था। तुम कौन होते हो इसको संभाल के साथ ले जाने वाले?
मैं इसे लेके जाऊंगा। इसने दूसरा मुक्का मारने से भी गुरेज नहीं किया था, मगर सनी भी अपना शिकार जाने नहीं देना चाहता था। आखिर इतनी मुश्किलों और प्लानिंग से तो इसने अपने घिनौने अज़ाइम के लिए इस हाल तक इसे पहुंचाया था, और दरमियान में वो आ गया था। वो नाक और मुंह से बहते खून और तकलीफ से दो जानू नीचे गिरा था। सिकंदर को गाड़ी वहां से निकालने में महज 4 मिनट लगे थे। इसने गाड़ी स्पीड पे छोड़ दी थी। जब मैडम ने अपनी बेटी को एहतियात से पहुंचाने का हुक्म का काम इसे सौंपा था, तो इसे हर हाल में ये काम एहसन तरीके से पूरी जिम्मेदारी से करना था। जैसे ही इसने इंतहाई फुल स्पीड से रोड से यूटर्न ले लिया, वो लुढ़क कर इसके कंधों पे आ गिरी थी। गाड़ी का तवाजुन भी वो बड़ी मुश्किल से कायम रख पाया था। रबाब का एक हाथ इसकी स्टीयरिंग पे रखे बाजू पे था और चेहरा इसके शाने से टिका हुआ था। इसने घबरा कर इसे पीछे हटाना चाहा, मगर पीछे से आती सनी की तेज रफ्तार गाड़ी को देखकर वो अपनी कोशिश तर्क करते हुए अपनी सारी तवज्जो ड्राइविंग पर मशगूल करती थी। वो जैसे जैसे स्टीयरिंग को हरकत दे रहा था, रबाब का हाथ भी इसके साथ ही हरकत कर रहा था। इसे मुसीबत में फंसाकर वो कितनी बेखुदी की नींद सो रही थी। इसे खबर ही ना थी कि बाहर क्या कुछ हो रहा है। सनी ने इसकी गाड़ी को ठोकर मारनी चाहिए थी, मगर वो मजीद स्पीड तेज करते हुए आगे निकल आया था। इनके पीछे पुलिस की गाड़ी का सायरन बजना शुरू हो चुका था और सनी मजीद कुछ भी किए बिना हवा हो गया था। इसने गाड़ी मैडम किश्वर जहानिया के घर के रोड पे डाल दी थी। 5 मिनट बाद वो हॉर्न दे रहा था। बड़ा सा वाइट कलर का गेट चौकीदार ने बड़ी फुर्ती से खोला था। मैडम जहानिया अपने इर्द गिर्द शॉल लपेटे पोर्टिको के करीब ही बेचैनी से टहल रही थीं। इसकी गाड़ी अंदर आते देखकर बर्क रफ्तारी से करीब आई थी। इतनी देर लगा दी तुमने, मैं तो परेशान हो रही थी। वो सर से तासुरात लिए नीचे उतर आया था। आपका एक रिश्तेदार मिल गया था जो इन्हें अपने साथ ले जाना चाहता था, इसीलिए देर हो गई। हमारा रिश्तेदार? जी हाँ, वो खुद को इनका कज़न बता रहा था। कौन? सनी? नाम मैं नहीं जानता। तो क्या वो इसके साथ था? पहले तो नहीं, अलबत्ता वापसी पे अचानक कहीं से चला आया था। पहले इसके साथ कौन था? इसने ड्रिंक कैसे की? वो हर बात अभी के अभी पूछ लेना चाहती थी और इसने तमाम तफसील बता दी, जिसे सुन के इन्हें गुस्सा तो बहुत आया, मगर इस वक्त वो होशो हवास से बेगाना थी और वो कुछ भी कहने से कासिर थी। इसके साइड का दरवाज़ा खोलकर सिकंदर को इशारा किया। इधर आओ, इसे कमरे में पहुंचा दो, मैं अकेली इसे नहीं ले जा सकती। इनका नया ऑर्डर सुनकर वो चकरा गया था, लेकिन इस ऑर्डर से बचने का या फिर बहाना बनाने का रास्ता नहीं था। मरता क्या न करता कि मज़दाक इसे रबाब जहानिया का बोझ उठाना पड़ा था। लेकिन एक बेखबर हसीना को इसके कमरे तक पहुंचाने के लिए इसने जैसे अपनी आंखें और धड़कनें बंद कर ली थीं। मैडम जहानिया खुद भी इसके पीछे ही आ रही थीं। फिर सीढ़ियां चढ़ते हुए तेज़ी से आगे बढ़कर उन्होंने रबाब के बेडरूम का दरवाज़ा खोल दिया था। वो अंदर आकर इसे बेड पर डाल चुका था, लेकिन गुस्से से दिमाग की शरियानें फटने के करीब हो गई थीं। इसने पलटकर देखना भी गवारा ना किया और इसके कमरे से तीर की तरह निकल गया था। मैडम रोकती रह गई थीं। माँ प्लीज़ बिलीव मी, मैंने ड्रिंक नहीं किया। मैंने डिनर के बाद फ्रेश जूस लिया था। मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हुआ था और जूस में नशा कैसे आ गया। आपको मेरा यकीन करना चाहिए, मैंने पहले कभी ऐसी हरकत की है? वो होश में आई तो माँ के खास से बरहम मूड में देखकर ठिठक गई थी, लेकिन जो कुछ हुआ समझ रही थी और कह रही थी, और रबाब के लिए नाकाबिल कबूल था। वो शराब का इल्ज़ाम सुनते ही चकरा गई थी। जूस में नशा कैसे हो सकता है, जबकि वो जूस हमारे अपने रेस्टोरेंट का तैयार करता था? ये बात आप होटल मैनेजर और इंचार्ज से पूछिए। रबाब चिढ़ गई थी। सिकंदर रहमान के होते हुए ऐसी कोताही नहीं हो सकती, बल्कि इसने तो हमारी पहली कोताहियों और गफलत पे भी काफ़ी कंट्रोल किया है। मैडम जहानिया को जैसे यकीन ना आया। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? वो माँ इससे उलझ रही थी, और जब रबाब बुरी तरह उलझ चुकी तो इसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए थे। आप फौरन रबाब विला पहुंचे, आपसे कुछ बात करनी है, इसने कहकर रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया था। तुमने इसे क्यों बुलाया? मॉम, कहीं ना कहीं आपकी स्टाफ की गलती है और मैं इस गलती को जान कर रहूंगी। रबाब तिलमिलाई हुई थी। आधे घंटे बाद इनकी अदालत में हाजिर था। यस मैम, आप जानते हैं कल रात में मैं आपसे कह रही थी कि मुझे अपने फ्रेंड्स का ड्रिंक करना अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने मेरी इजाज़त के बगैर ड्रिंक किया और मुझे बुरा लगा। क्या दूसरों की हरकत पे नागवारी के बाद मैं खुद ये हरकत कर सकती हूँ? इसके अजीब से तफ्तीशी अंदाज पे वो उलझन में मुब्तला हो गया था। बोलिए, आप चुप क्यों हैं?
आई डोंट नो मैम, मैं यकीन से तो कुछ भी नहीं कह सकता। आपकी नेचर आपके घर वाले ही जान सकते हैं। आप किस हद तक जा सकती हैं? आप सियासी पॉलिसी से काम लेकर अपने आप को बचा रहे हैं। दर हकीकत मेरी कल रात वाली हालत जूस पीने की वजह से हुई थी। जूस में यकीनन कुछ मिलावट थी। वो एकदम चीख उठी थी। वो दम बखुद रह गया था। मैडम जहानिया को बेटी पे गुस्सा आया था। मैम आप इस इंसान की अच्छाई देख देख कर फिदा हुई जा रही हैं। क्या आप ये भी भूल गई हैं कि ये गलती और कोताही किसी से भी हो सकती है? वो खुद पे लगाए इल्ज़ाम पे तड़प रही थी और वो अपने आप पे ये इल्ज़ाम आता देखकर दंग रह गया था। नशा करना आप लोगों का काम है, हमारा नहीं। हम अपने होशो आवाज़ में रहते हैं और गलतियों पर नज़र रखते हैं। आपकी तरह हवास खोना हमें नहीं आता। गलती आपकी तरफ से हुई है, मेरी तरफ से नहीं। वो भी चुप नहीं रह सकता था। और अगर आपकी कोताही साबित हुई तो? वो चैलेंज पे उतर आई थी। तो मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। आपकी जॉब भी जा सकती है, आपको माफी भी मांगना होगी। मैं सब करूंगा, लेकिन गलती आपकी हुई तो माफी आपको मांगना होगी। मैं आज ही रिपोर्ट लेती हूं कि रेस्टोरेंट के किचन में क्या हो रहा है और कल रात इस जूस में क्या हुआ था। इस जूस में नशा आवर चीज थी जो तुम्हें बेहोश करने के लिए मिलाई गई थी। अचानक ड्राइंग रूम के दरवाजे की सिमत से आवाज उभरी थी और सबने ही चौंक कर देखा था। कुकी, रबाब तुम्हारे खिलाफ कल रात अच्छी खासी साजिश हो चुकी है और इसमें तुम्हारे दोस्तों का ही हाथ है, खुसूसन आयमा का। आयमा? लेकिन कुकी वो तो मेरी बहुत अच्छी, जो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है वो किसी और की बहुत अच्छी दोस्त नहीं हो सकती। मगर वो ऐसा क्यों करेगी? मैंने कहा ना कि क्या और किसी और की दोस्त नहीं हो सकती। कुकी की बात मुबहिम थी और वाज़ेह भी। गोया इसने मेरे जूस के ग्लास में कुछ मिलाया था, और वो भी किसी के कहने पर। माय डियर फ्रेंड, किसी के कहने पर नहीं, तुम्हारे मामूजात सनी के कहने पर। और कल जो एंजॉयमेंट का चक्कर अचानक प्रोग्राम बना था, वो भी इसी के कहने पे हुआ था। और वो सब आयमा के ज़रिए हुआ। ये सब कुछ मैं इस वक्त आयमा की ज़बानी ही सुनकर आ रही हूँ। इनफैक्ट मुझे कल रात के प्रोग्राम का कोई इल्म नहीं था, इसीलिए मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकली थी। मगर मेरी फाल 2 रोज़ से आयमा के पास थी। सोचा रास्ते से वो भी लेती चलूं। आयमा को याद नहीं होगी, लेकिन जब मैं इसके बेडरूम के पास पहुंची तो अंदाज़ा हुआ वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और मौजूए गुफ्तगू तुम हो। बार बार तुम्हारा जिक्र सुनकर मुझे सारी बात छुप कर सुनना पड़ी, और अब मैं यूनिवर्सिटी के बजाय तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। जिन पे तुम शक कर रही हो वो बेकसूर हैं। कुकी ने इन लोगों को इंकशाफ से दोचार करते हुए आखिर में सिकंदर रहमान को देखा था। रबाब बड़ी बुरी तरह चौंकी थी। मैडम जहानिया भतीजे की इस हरकत पे खौल रही थी। रात वो सिकंदर के गले पड़ गया था तो वो ये भी कर सकता था। दरअसल इसने रबाब को इसीलिए बेहोशी की दवा खिलाई थी कि वो इसे आसानी से अपने साथ कहीं भी ले जा सकता था और अपने खतरनाक घिनौने अज़ाइम पूरे करके छोड़ता। बाद में किश्वर जहानिया खुद इसे शादी के लिए मजबूर करती और वो अपने बाप की प्लानिंग के तहत बेवक्त दौलत और हुस्न का मालिक बन जाता। लेकिन इसके इरादे तो इसी वक्त ढेर हो गए थे जब रबाब किसी और होटल में जाने के बजाय अपने रेस्टोरेंट आई थी। तब आयमा ने इसके कहने पर सबसे नज़र बचाकर इसके ग्लास में कुछ डाल दिया था। लेकिन यहाँ भी रबाब की किस्मत ने साथ दिया कि सिकंदर इसका सहारा बन गया। अगर वो अकेली पार्किंग तक आ जाती तो ताक लगाए बैठा सनी इसे फौरन ले उड़ता। वहां मौजूद तमाम नफूस कुछ देर तक ना कुछ हरकत कर सके थे और ना कुछ कह सके थे, और इस जामिद कैफियत को सिकंदर रहमान के कदमों ने तोड़ा था। वो झटके से उठकर कदमों की धमक पर छोड़ता वहां से निकल गया था। एंड ऑफ द एपिसोड। बाकी सुनिए आइंदा।